हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? दिवाली वीक चल रहा है। एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली बोल दूं। आपने चैनल का बैनर भी देखा होगा, हैप्पी दिवाली। दिवाली एक्चुअली देखो ऐसा त्यौहार है, जब आता है बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है ना। एंड आई थिंक सब घरों के लिए दिवाली एक बहुत मोस्ट जिसको कहते हैं अवेटिंग फेस्टिवल होता है। बहुत इंतज़ार करते हैं सब लोग। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी उतना इंतज़ार कर रहे होंगे और इस टाइम आप लोगों का मन करता होगा बिल्कुल ना पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना चाहिए, है ना। इसलिए मैं रोज़ आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाती। और वो भी बड़ा सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड एसिड बेस सॉल्ट में आपको ध्यान होगा हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, पीएच पे बात की थी। ठीक है, पीएच मैंने कहा था थोड़ा रह गया है, थोड़ा आपका क्या है जो उसकी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है ना, प्लांट्स एनिमल्स में ओवरऑल मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें स्टडी करना है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है अभी चैप्टर में। तो पहले पीएच का ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं शायद जो मिस ना हो गई हो इस वजह से। पीएच आपकी रेंज थी, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटर बना दूं 7, ये 14, ये 1, 2 3 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 8 9 10 11 12, इतने में आपकी चलो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा चौक यूज कर लेते हैं हम। ये आपका क्या स्टेट थी, ये वाली स्टेट क्या थी, न्यूट्रल। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, मोस्ट एसिडिक। यहाँ क्या है, मोस्ट बेसिक। तो इधर जाते हुए क्या बोलोगे, बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, है ना। और इधर क्या बोलोगे, इस साइड जाते हुए एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब अगर मैं ये यहाँ से इधर जाने का एरो की तरफ देखना कि एरो किस सेंस में कह रहा है। सेंटर से इस साइड जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, सेंटर से इस साइड जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू देखो मतलब 7 से लेके 1 to 7 के बीच में क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, और 7 से 14 के बीच में बेसिक इन नेचर। दूसरी बात क्या आती है कि आपका इस साइड क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। वैसे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ही कंसेंट्रेशन है, बट आप लोगों को समझ ना आए अगर इनकेस, तो इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, डिक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। और इस साइड क्या होगा, कम से ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। जितनी ज़्यादा H+ आयन की कंसेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा उसका pH की वैल्यू उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा और pH की वैल्यू उसकी कम होगी। बाकी हमने डाइल्यूशन के केस में किया था ना कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट कर देंगे मतलब क्या कर रहे हैं, उस सॉल्यूट के अमाउंट को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से pH पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से और बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ओवरऑल आई थिंक आपको pH की नॉलेज हो गई होगी थोड़ा, है ना। अब बात आती है देखो कि पीएच की डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ रोल है, कहाँ नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी आपको पता है किस रेंज में काम करती है, मतलब ब्लड, ह्यूमन बॉडी में पीएच का रेंज जो होता है नॉर्मल वो होता है 7 से 7.8। इसके बीच में आपके मैक्सिमम प्रोसेसेस या ओवरऑल ह्यूमन बॉडी जो है वो लाई करती है, कहना चाहिए कि इसके बीच में वो रेंज दे रखी है, पीएच रेंज ह्यूमन बॉडी के लिए। उसके अलावा अगर आप ध्यान दो, सपोज करो 5.6 एक वैल्यू है एसिड रेन की वैल्यू। एसिड रेन आपने सबने पढ़ रखी है ना, सुन रखी है, पढ़ रखी है। क्या होती है एसिड रेन, कि आपका जैसे ताजमहल वाला जो एग्जाम्पल है, ताजमहल वाला एग्जाम्पल हमने उसमें क्या सुन रखा है कि मार्बल धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। क्यों, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। आपके जो
क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स मिलके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा मार्बल खराब होता जा रहा है। ठीक है, तो कब एसिड रेन होगी, कब हम मानेंगे कि एसिड रेन है? एक वैल्यू दे रखी है 5.6 की। लेस देन 5.6 जब हो जाए तब आपकी वो रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको क्या माना जाएगा? एसिड रेन। ठीक है, लेस देन 5.6, इसकी बात कर रहे हैं। 5.6 क्या है? ये पीएच की वैल्यू। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 5.6 हो गई, इसका मतलब वो आपकी रेन एसिडिक इन नेचर है और वो आपके मटेरियल को क्या करेगी? खराब करेगी, कोरोड करेगी। ठीक है, जैसे मार्बल ताजमहल का कह रहे हैं ना कि उसका कलर फेड होता जा रहा है, ये वो सब पीएच के कारण ही है। पीएच आपका चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जो एसिड रेन है वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो पीएच का रोल आ गया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आ गया पीएच का रोल। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में एक रोल आपका और है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हमने पहले भी बात की थी ना, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, 1 से 1.5 ये पीएच की रेंज है। कहाँ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक की लाइनिंग गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। किस लिए रिलीज करती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है HCl जब सिक्रीट होता है। ठीक है, HCl आपका सिक्रीट होगा, वो फूड के साथ डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन्स या जितने आपके मेनली आपके वही कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम ले रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उनका ब्रेक डाउन करेगा छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी कोई बात नहीं, डाइजेशन हो गई। अब बात आती है, लेकिन कभी कभार स्टमक में क्या होता है, जो ये एसिड है ये ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा बनता है मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी? और कम हो जाएगी, तो स्टमक में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हमेशा मैंने कहा है कोई ना कोई एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड या फिर एक एग्जाम्पल दिया था आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। OH आयन कंसंट्रेशन है ना उसमें भी, तो आप बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई आप बेस इस तरह से चीज़ यूज़ करते हो ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे भी किसका रोल आ गया? पीएच का। जहाँ जहाँ आप बात कर रहे हो ना, देखो एसिड की, बेस की, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, वहाँ सब जगह पीएच आ गया, चाहे आप उसको शो करो चाहे ना करो। ठीक है, कैसे? मतलब कि पीएच डिपेंडेंट वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है, पीएच डिपेंडेंट मतलब पीएच पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, सीखा? एक तो आपका जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है वहाँ आ गया, एसिड रेन में आ गया, ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल जो पीएच रेंज है उसके लिए आ गया। ठीक है, अब और कौन सा एग्जाम्पल? हाँ देखो, जैसे आप दूध जमाते हो है ना, ताकि दही बन जाए, दूध जमाते हैं हम, दही बन जाए, उसको आपने अपने घरों में कभी देखा होगा, मम्मियाँ अलग अलग सीजन के हिसाब से मदर्स क्या करती हैं, अलग अलग सीजन के हिसाब से उस दूध को या तो कभी कभार ज़्यादा गर्म करती हैं, हल्का कोसा करती हैं, कभी कभार वो जो जामन होता है ना, कहते हैं दही हल्की सी नीचे लगा के आप फिर दूध, गर्म दूध डालते हैं ना उसमें, कभी वो ज़्यादा लगता है, कभी कहते हैं वो ज़्यादा खट्टा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आ गई तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल में टेम्परेचर और पीएच दोनों पे डिपेंड कर रहा है। पीएच पे भी उतना ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एसिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, तभी आपको जामुन या खट्टा डालना पड़ रहा है ताकि जमे दही। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपकी डे टू डे लाइफ की थी, बायोकेमिकल रिएक्शन है हम कह सकते हैं, और पीएच डिपेंडेंट है। ह्यूमन बॉडी की आपकी जितनी रिएक्शंस है ना, ऑलमोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जो भी बायोकेमिकल्स रिएक्शन, वहाँ पे सब जगह पीएच का रोल है। अगर पीएच चेंज हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एसिड रेन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब बात आती है टूथ डिके की, दांत खराब होने की। आप लोग में हंस रहोगे, मैम क्या बात कर रहे हैं दांत खराब होने की। एक्चुअली माउथ में ही आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पता है कैसे स्टार्ट हो जाता है? जो आपने खाना खाया वो क्या है, सपोज करो कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है। ठीक है, तो मुंह में आपका जो एंजाइम रिलीज होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, या सलाइवा जिसको आप कहते हो, उसके हेल्प से मुंह में आपके डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ मीठा चीज़ खाते हो, ठीक है, मीठा खाया आपने, जो शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें, स्वीट्स वगैरह खाई, वो जब ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, या ज़्यादा खा लिया कुछ भी है, तो माउथ में आपका एसिड बन जाता है। वो एसिड हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन वो एसिड किसको खराब करता है? दांत को। दांत में भी किसको? इनेमल को। सॉरी, इनेमल आपका एक जो ये आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा होता है ना, वो इनेमल है। हार्डेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का, कहना चाहिए इनेमल। ठीक है, अगर इसको केमिकल फॉर्म में कहेंगे तो क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट।
कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, ये इसका क्या है केमिकल नेम किसका, इनेमल का। ये एक तरह से ना क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कौन है ये, इनेमल। केमिकल नेम उसका था कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, इनेमल हम उसे जनरल कह देते हैं, और ये एक तरह का क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब ये दांत आपके जो खराब होते हैं ना, वो क्या है, टूथ डिके कब होता है, जब आपके स्वीट्स और शुगर्स जो भी आप मीठा खाते हो वो अंदर माउथ में एसिड बना देते हैं, तो वो एसिड जो है वो एक्चुअली इनेमल की लेयर को खराब करता रहता है, कोरोड करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपके रिएक्शंस, पीएच डिपेंडेंट। नॉर्मली भी आप घर में देखोगे ना, किचन गार्डन में आपने कुछ भी पेड़ पौधे उगा रखे हैं, ठीक है, कहीं पे सपोज करो यील्ड ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे उग रहे होंगे, कहीं पे नहीं उग रहे होंगे, तो आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच देखो सब जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि पीएच हम ह्यूमन बॉडी के लिए डिस्कस करें या खाली केमिस्ट्री के लिए, पीएच तो सब जगह है, क्योंकि एसिडिटी बेसिडिटी सब जगह रहेगी ही रहेगी। वो सॉइल आपकी पेड़ उगाने के लिए सही है या नहीं है, कितनी पीएच है, क्या है, ये सब टेस्टिंग एक्चुअली होती है, ठीक है। जो कमर्शलाइज फार्मिंग करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, तो इसीलिए पीएच का रोल है सॉइल के लिए भी, कि आपकी जो वो ज़मीन है, उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका कितना पीएच है, फेवरेबल है कि नहीं है, कुछ उगा सकते हो कि नहीं उगा सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स एक बार गिने जरा, क्या क्या हो गए ह्यूमन बॉडी के लिए, 1, अच्छा एसिड रेन वाला पॉइंट 2, गैस्ट्रिक जूस वाला पॉइंट 3, और ये टूथ डिके वाला पॉइंट 4, और कुछ रहा कोई इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में, चलो एक बार इसको रब करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। डे टू डे लाइफ में हमने यूजुअली अपने पीएच के रिगार्डिंग ही सीखना था, है ना। कुछ और एग्जांपल्स जो मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो एक चीज़ और है, टूथ डिके जो आपका होता है ना, दांत खराब होते हैं, वो होते कैसे हैं, जो आपके मुंह में बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगर को, उस कार्बोहाइड्रेट को, जो भी आपने ली शुगर और कार्बोहाइड्रेट, उनके साथ मिल के क्या बनाते हैं, एसिड। वो एसिड उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, एसिड अब माउथ के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत चलो उस तरह से तो नहीं है, क्योंकि उतना एसिडिक नेचर नहीं है उसका, लेकिन जो आपका और उसकी वैल्यू कितनी होती है, pH लेस देन 5.5, तब आपका टूथ डिके होगा, ठीक है। और वो करता क्या है, देखो जो इनेमल है उसकी लेयर को खराब करता है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो गया, पीएच पे डिपेंडेंट। अब आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा, मधुमक्खी किसी को काटी है कभी, मधुमक्खी जब काटती है वहाँ पे बहुत गर्म सा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप कोई बेस वाली चीज़ लगा दो, सोडा लगा दिया, कुछ इस तरह की चीज़ लगा दी, ठीक है, वो स्वेलिंग या पेन कम हो जाता है। तो वो जो आपका एक्चुअली इस तरह से हो रहा है, वो भी एसिड रिलीज ही है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में आई डोंट नो आपने कभी देखा या नहीं देखा, एक नेटल प्लांट करके होता है, उसकी पत्तियों में ही कांटे कांटे हैं, और वो कांटे हल्के से भी लग जाए ना, वहाँ खारिश शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाल लाल हो जाएगा सारा। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्लांट्स में, जैसे सपोज करो वो रेडिशनेस जो आ रही थी ना, मैं आपको बता रही थी, ठीक है, रेडिशनेस, स्वेलिंग, पेन, इरिटेशन, किसकी वजह से है सब कुछ, ड्यू टू रिलीज ऑफ मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, या फिर इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। जो आपकी लाल चींटियां होती है ना, लाल चींटियां, दो तरह की चींटी होती है ना, काली लाल, लाल वाली चींटियां हम कहते हैं जहरीली होती हैं, वो आपका रिलीज करती हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आंट्स फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। और यहाँ पे भी आपका जब बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग मतलब कोई मधुमक्खी काटी, या जो आजकल येलो वाली वास्प नहीं होती है वो काटी, जिसको आप भेड़ड़ कहते हो आम भाषा में, या ततैया कई लोग कहते हैं,
वो जब काटी, वो सब जितने भी आपके इस तरह से स्टिंग्स होते हैं, जहर वाली चीज़ें हैं, जहाँ वो कई बार ऐसा होता है कांटा छोड़ जाती है अपना, कई बार ऐसा होता है कि जस्ट इरिटेशन, स्वेलिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड। क्लियर है ये चीज़? तो ये एक तरह से उनका क्या मेथड होता है, जो मतलब बीज का या उनका सबका सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो आपने देखा प्लांट्स में भी इस तरह के, मैंने आपको बताया ना, कुछ पत्तियां होती हैं जहाँ पे इस तरह के वो निकले होंगे, तो उनसे इरिटेशन हो जाती है। ठीक, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला पॉइंट जो है मतलब एक तरह से क्या हो गया, पीएच डिपेंडेंट। ठीक है, कि यहाँ पे भी आपके जो एसिड रिलीज हो रहा है वो एक तरह से पीएच पे डिपेंड कर रहा है। ठीक अब मैं क्या करती हूँ, कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखूंगी, उसमें आपको ट्राई करना है, बताना है, एक्चुअली उसमें हमें ये पता लगाना है कि कौन से एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। कुछ मैं आपको कह सकती हूँ कि चीज़ें लिख रही हूँ मैं, जैसे कि विनेगर सब्सटेंस है ना, इसमें कौन सा एसिड होता, पहले मैं सारी लिस्ट लिख लेती हूँ, उसके बाद हम एसिड डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको किसी किसी के एसिड का नाम पता हो, किसी का नहीं हो। ठीक है, विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, बताऊंगी सबका मतलब क्या होता है। ठीक है, और टोमेटो, कर्ड में, और क्या चीज़ होती है कर्ड में, एंड यस, बी स्टिंग में, बी स्टिंग, नेटल स्टिंग, और कोई रह गया? कर्ड। ठीक है, और आई थिंक विनेगर, ऑरेंज, टेमरिंड, टोमेटो डे टू डे लाइफ में होता है, कर्ड हो गया, स्टिंग्स हो गए, और याद नहीं आ रहा मुझे, चलो एनीवेज इसमें हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसमें भी बहुत सारे एसिड्स हैं। विनेगर में आपका जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड। नाम आपको सबके पता होने चाहिए। क्लियर है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में आपका क्या होता है? खट्टा होता है ना ऑरेंज, ऑरेंज में आपका होता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड होता है इमली को इमली को कहते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। फिर जो भी आपकी कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड। क्लियर? बी स्टिंग और नेटल स्टिंग में क्या है? दोनों में ही मिथेनोइक एसिड। तो ये सारे क्या है? एसिड रिलीज ही है ना, या एसिड जो बन रहा है या इन्वॉल्व है वो, ये आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यूज में, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका आपको कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद करना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना किसके अंदर कौन सा है। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। विनेगर देखो उसमें एसिटिक एसिड है, सबको पता ही है, तो फॉर्मूला भी पता है CH3COH वाला। ऑरेंज में आपका खट्टापन सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड, इमली, इमली में आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। फिर दही में लैक्टिक एसिड, ये सबको पता है। और जो जितनी भी मधुमक्खियां हैं, सारी इस तरह की चीज़ें जो जहर दे, मतलब काटती है ना इस तरह से कि जहर रह जाता है, पेन स्वेलिंग होता है, उसमें वो जो जब भी डंक मारती हैं वो मिथेनोइक एसिड ही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके हो गए एसिड्स। अब हम देखो इसके बाद जो चलेंगे अगले उस पर, हमने यूजेस कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, डे टू डे लाइफ की बात हमने डिस्कस कर ली। अब हमें करना है क्या, अगला टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट्स क्या होते, कैसे होते। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करनी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपका जस्ट कुछ कंपाउंड्स है जिनके बारे में अगेन सेम वैसे ही यूजेज एंड ऑल जो होती है ना बेसिक डे टू डे लाइफ की, बस वो, अदरवाइज उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड पढ़ लिया आपने इस चैप्टर में, बेस पढ़ लिया, मतलब इन जनरल एसिड और बेस के बारे में पता लग गया। अब क्या रह गया? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में देखो सॉल्ट बन कब रहा है, पहले तो ये देखो, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जनरल रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ले लें कोई, एसिड HCl ले लो, बेस NaOH, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, क्या बना देगा ये? NaCl प्लस वाटर। तो ये NaCl आपका क्या है? सॉल्ट। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूँ
सॉल्ट्स भी बहुत तरह के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। NaCl, Na2SO4, ठीक है, और NaNO3, ये सारे कैसे सॉल्ट्स हैं? दीज आर द सॉल्ट्स बिलोंग टू सोडियम फैमिली। सोडियम सॉल्ट्स हैं ये सारे, या फिर हम ये कह सकते हैं सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स हैं। ऐसे पोटेशियम के होंगे सारे तो पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है, अमोनियम के होंगे तो अमोनियम सॉल्ट्स। तो इस तरह का आपका जो अलग अलग तरह के सॉल्ट्स हैं उनमें हम कह सकते हैं कि फैमिली का एक थोड़ा रोल है कि किस तरह के सॉल्ट्स हैं। ये सब एक जैसे टाइप के हैं क्योंकि सब में क्या है, कैटायन सेम है, इसलिए क्या हो गया, ये सेम फैमिली के सॉल्ट्स हो गए। अब बात आती है कि सपोज करो सॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, NaCl एंड ऑल, हाँ कुछ कंपाउंड्स के मैं फॉर्मूला तो नहीं, मैं नाम लिखूंगी, आपको फॉर्मूला ट्राई करना है और वो फॉर्मूले हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और सोडियम पोटेशियम, और क्या दूं, कैल्शियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने इनके फॉर्मूले ट्राई करने हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टूटा फूटा जो होगा डिस्कस ट्राई करना, बट ट्राई जरूर करना क्योंकि अदरवाइज फॉर्मूला लिखना ही नहीं आएगा फिर कभी भी, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड मैंने ले लिया, किसी और तरह का तो नहीं रहता था, नहीं इतने काफी है, ठीक है। अब हमने कर लिया देखो सॉल्ट का बेसिक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई हमारा सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों चीज स्ट्रॉन्ग थी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग, व्हेन बोथ एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रलाइजेशन अकर्स, है ना। ये आपको पता है कि जब एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीटली तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि सपोज करो when both acid and base strong neutralization occurs, yes, तो जो आपका मैं एक्चुअली सोच रही थी, मैं कहा सॉल्ट कराने जा रही थी और बीच में कहाँ से आ गया, ओके। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद देखो जो सॉल्ट बना, स्ट्रॉन्ग एसिड था स्ट्रॉन्ग बेस था, ये तो आपको पता है कि सॉल्ट बनेगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन वो कैसा सॉल्ट होगा, वो आपका सॉल्ट होगा न्यूट्रल सॉल्ट। पीएच कितनी होगी, इक्वल टू 7, ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो देखो 7 होना चाहिए अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, कई बार एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो जाता है 6.9 7.1, बट एक्चुअल में न्यूट्रल सॉल्ट आपका क्या है, पीएच इज इक्वल टू 7, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब या फिर इनमें से आपको कुछ ऐसा हो जाए, दोनों में से एक चीज स्ट्रॉन्ग है एक चीज वीक है, तब मैंने आपको बताया था ना, सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जितना वीक बेस रहा होगा उसको एसिड पहले न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर रिमेनिंग एक्स्ट्रा एसिड ही रह जाएगा ना, तो उसके केस में सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसके नाम पे सॉल्ट का नाम पड़ जाएगा। एसिडिक एसिड अगर आपका सपोज करो स्ट्रॉन्ग ले रखा है और वीक बेस लिया है तो आपका क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। इसका उल्टा अगर किया है तो बेसिक सॉल्ट, ठीक है। ये आपके सॉल्ट्स के मुझे कहना चाहिए कि बेसिक हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखने को दिए हैं, इसके बिना तो बात नहीं बनेगी, फॉर्मूला लिखना आना ही चाहिए, ठीक है। 8 फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखने को दिए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज और, आपका मोस्टली जगह एक वर्ड आता है एल्कलीज, है ना। एल्कली और बेस ऑलमोस्ट
दोनों एक जगह ही यूज हो जाता है कि मतलब एक ही चीज को कह देते हैं, बट दोनों में फर्क है। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, अल्कली सिर्फ उन्हें कहा जाता है, कॉल्ड एज एल्कलीज। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सब नहीं होंगी। जैसे कि आपका एग्जांपल NaOH, KOH, सब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, है ना। जाहिर सी बात है, जो एल्कली है वो बेस तो है ही, तो इसीलिए ये लाइन कई बार ना जस्टिफाई करने को कहा जाता है, तो उसमें आपको ये लिखना है कि हाँ सारे बेसिस आपके एल्कली नहीं, क्योंकि सारे बेसिस थोड़ी पानी में घुल जाएंगे, तो सारे बेसिस एल्कली नहीं है, लेकिन जो एल्कली हैं वो क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो बेसिस तो ऑलरेडी आ ही गया कि वो है, तो आप इसलिए सेंटेंस क्या कहते हो, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, ये लाइन में लिख देती हूँ, बहुत बार ना जस्टिफाई करने को आ जाता है। इसको मैं रब करती हूँ, देन उसके बाद हम लोग करेंगे, पूरा ही रब कर दिया मैंने, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो क्या लाइन थी आपकी, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई करने को आ सकता है। अब एक चीज और जो इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट थी कि एसिड या बेस को आपको न्यूट्रलाइज करना होता है। ठीक है, एसिड के केस में एक चीज है कि आपको एसिड को कभी न्यूट्रलाइज छोड़ो, डाइल्यूट जब करना होगा, सपोज करो आपने एक बीकर में एसिड लिया हुआ है और ये कहा जाए इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दो, गाढ़ा नहीं चाहिए, पानी मिला दो इसमें, तब कभी भी आपने एसिड में पानी नहीं मिलाना है। नेवर ऐड वाटर टू एसिड। नॉर्मली किसी चीज को जो गाढ़ी है उसको डाइल्यूट करने के लिए, कंसंट्रेटेड को, गाढ़ी को डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, और पानी मिला देते हो ऊपर से। एसिड में ऐसा नहीं करना है, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। ठीक है, बीकर में आप क्या लोगे, वाटर पहले लोगे, ठीक है, ऊपर से एसिड डालोगे फॉर मिक्सिंग। क्यों करते हैं हम ये, देखो एसिड और वाटर की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक, किसकी रिएक्शन, एसिड प्लस वाटर की, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसकी वजह से हीट ज्यादा निकलेगी, और कई बार क्या होता है, वो अगर आपने नीचे एसिड ले रखा है, पानी आप ऊपर से डाल रहे हो, अब नीचे इतना सारा एसिड था, पानी जो ऊपर से जा रहा है वो थोड़ा ही जाएगा ना, तो एसिड और वो उनमें बीच में ऑलरेडी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक कि वो अचानक से सारा एसिड बाहर आ सकता है, आपके ऊपर गिर सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बीकर में नीचे पानी लिया जाता है, उसमें आप थोड़ा सा एसिड डालोगे, पानी ज्यादा है, वो क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो नो डाउट वो बीकर गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो आपका कहते हैं कि वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को, तो उतना दिक्कत नहीं होती है, वो आपका जो भी चीज़ है बाहर छींटे नहीं आएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरह से सपोज करो आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को पानी में घोलोगे ना, उसकी पेलेट्स आती हैं, छोटी छोटी गोलियां सी आती हैं, पानी में जब घोलोगे वहां पे भी वो बीकर आपका गर्म हो जाता है। ये आपकी देखो जो एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कुछ ऐसे होते हैं, इनको जब आप घोलते हो पानी में तो वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपने देखो क्या क्या पढ़ लिया, एसिड बेस सॉल्ट सारा पढ़ लिया। अब जो आगे आप अगले लेक्चर में करना है वो कुछ कंपाउंड्स हमें करने हैं डे टू डे लाइफ के, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स, उनके कई जगह प्रिपरेशन होगी, कई जगह यूजेज होगी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये लेक्चर पढ़िए अच्छे से, और जितने भी डाउट्स हैं, जो भी है, कुछ भी है, वैसे तो देखो होना नहीं चाहिए, बट आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइए। और पिछले लेक्चर्स जो लोग नए हैं वो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो सारे, और यस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ई एकेडमी स्कूल को भी सब्सक्राइब करके रखो। ई एकेडमी स्कूल में 9, 10, 11, 12 चारों के लिए आपके पास मैथ्स और साइंस सबके लिए, अब मैं कह सकती हूँ कि आपके पास वीडियोस हैं, आप जाइए उन्हें देखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्यों, ताकि आपकी सारी नोटिफिकेशंस जो भी चैनल की है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, सो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ठीक है, अच्छा लगता है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को है तो तैयारी भी करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।